नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। चाहे कितने ही सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा, पा तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी रहूंगा तो चोर ही पकड़े जाने पर दंड भी उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया। किसी तरह वहां पहुंचा जहां राजा का खजाना था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा, इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। यह तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो शायद जीवित नहीं बचूं। यह सोचकर वह उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा, खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहां से ले ही चलूं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया, राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां राजा सोता है। शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूं तो वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया। उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर झांका और नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा री नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता देख चोर के हाथ पांव फूल गए। वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। लेकिन चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर ने सोचा, यहां तो बहुत मुश्किल है। वह वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वह टेबल पर बैठा, उस पर रखी पानी की गिलास नीचे गिर गई। इस आवाज से राजा की नींद तो नहीं खुली, पर रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और चोर की गर्दन पर तलवार रख दी। रानी बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लटपट हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय का से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि आखिर क्या करूं। अंत में उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय की तरफ इशारा कर दिया और चोर उस दिशा में चल पड़ा। रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की,
भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर तैनात सैनिक ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। चोर डर से कांपता हुआ सच सच बताने लगा, मैं एक चोर हूं और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि मैं उसके साथ समागम करूं। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगा। तुम्हें पुनः रानी के पास लौट कर जाना होगा और कहना होगा कि तुम उसके साथ समागम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त सुनकर चोर के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब तो मौत निश्चित है। अगर मैंने रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। मजबूरी में चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे मुंह एक बात का डर है कि अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना आप बचें और ना मैं राजा साहब, हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सके तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग एक एक करके चिता पर लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया जो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंग है उसमें चले जाओ। वहां एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सिर कटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। वहां एक गुफा थी और उसके द्वार पर जाकर सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, यहां कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। यह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। शाम हो गई थी और राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी।
जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध का एहसास हुआ, वह द्वार पर निकली। उसने देखा कि एक हटा कटा नौजवान गुफा के बाहर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा, अगर इसे खा लिया तो भूख मिट जाएगी और जिंदा रखा तो कई काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सामने आ खड़ी हुई। इतनी सुंदर स्त्री उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की ने उसे अपनी गुफा में बुला लिया और उसके साथ समय बिताया। जब राक्षस के लौटने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और बेटी से पूछा, बेटी, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, कोई इंसान हमारी गुफा में घुस आया है क्या? बेटी ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे होते हुए कौन यहाँ आने की हिम्मत करेगा, मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। राक्षस कन्या रोज रात में उसे इंसान बना देती और दिन में मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। कई दिन बीत गए और अब सैनिक को अपने परिवार की याद सताने लगी, लेकिन वह राक्षस कन्या के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक के अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पीना। हर समय यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने वहां पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भागकर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर